व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में यहाँ पे डायरेक्ट सीन रोमांस स्टार्ट हो, जहाँ हमारा मेल हीरो और हमारी फीमेल दोनों एक दूसरे से किस करते हैं और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी लव करते हैं। दिख तो ऐसा ही रहा है कुछ, और देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ली जो है जेन्यू को कहता है कि अब आंखें खोलो, मॉर्निंग हो गई है। सामने रिंग होता है जहाँ वो खोला हुआ होता है। जेन्यू देखती है ये क्या, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और वो रिंग पहनाता है। तभी यहाँ पे जेन्यू बेड से उतर के विंडो के पास जाके कहती है ये रिंग तो सिर्फ एक मामूली है। मुझे पता है तुम हैंडसम हो, लंबे हो, पर पता है तुम्हारे पास एक चीज़ नहीं है, वो है अमीरी। और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं एक गरीब इंसान से प्यार करूँगी? हाँ, मैंने टाइम स्पेंड किया, ये लो, ये है उसके पैसे जो कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया। मैं बस तुम्हारे साथ खेल रही थी। सीरियसली आई डोंट लव यू। ली तो ये सब सुन के शॉक्ड ही रहता है। उसे लगता है कि सच में जेन्यू उससे प्यार करती थी, पर उसकी असलियत तो ये थी, वो पैसों के पीछे एक अमीर लड़के के लिए भाग रही थी जो कि वो नहीं थी। और वो कार्ड देख के ब्रेकअप कर लेती और कहती सुनो ये कार्ड लेते जाओ, इसमें कुछ पैसे हो सकता है तुम्हारे काम आए। वो कार्ड को लेता है और कार्ड को उसी वक्त फोल्ड करता है, क्योंकि ली को काफ़ी गुस्सा आ चुका था कि उसकी गरीबी का इतना जेन्यू ने मजाक उड़ाया, और वो उसे फेंकता है जहाँ जेन्यू के गाल में वो कार्ड लग जाता है, उसे चोट भी आती। जेन्यू वहाँ देखती है ये सब खड़े होके। ली तो जा चुका था, लेकिन जेन्यू जो फ्लैशबैक में देखती है जहाँ उसकी मॉम काफ़ी टेंशन में होती है। मॉम क्या तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? जहाँ उसकी मॉम कहती है बेटा बैंक करप्ट हो गया, हम मॉम एंड डैड बहुत मुसीबत में, ये पैसे रखो जो कि तुम्हारी माँ ने सेव किया था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसके साथ चली जाओ, हो सकता है वो तुम्हारा साथ दे। ये सब सोच ही रही होती है, तभी यहाँ पे कॉल आता है जहाँ से ये पता चलता है कि उसके मॉम और डैड ने सुसाइड कर लिया है। ये बात सुन के जेन्यू तो शॉक्ड में चली जाती है। वो सीन कट होती है और 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बार होता है। अब जेन्यू काफ़ी चेंज हो चुकी है जो कि अमीरों को ठगती है, जैसा कि हमारा हीरो ऊपर से देख रहा है, यानी कि ली। और यहाँ पे ली पहचान जाता जेन्यू को, भला क्यों नहीं पहचाने, उसका पहला लव जो था। अब यहाँ पे उसका फ्रेंड आता और कहता है इतनी खूबसूरत लड़कियों को छोड़ के तुम क्या देख रहे हो? अरे इस लड़की को देख रहे हो, पता है इसे लोग क्या कहते हैं, ये एक नंबर की बिच है। जहाँ ली कहता है तुमने क्या कहा? हाँ भाई सही तो कह रहा हूँ, ये वही तुम्हारे प्यार को ठुकरा के चली गई सिर्फ पैसों के लिए, इसका यही धंधा है। यहाँ पे जेन्यू अमीर आदमी से ठग के चली जाती है। जब बाहर निकलती है तो एक लड़का होता है जहाँ कहता है क्या तुम मेरे साथ मेरा काम करोगी? जहाँ जेन्यू मना कर देती है कि मैं काम नहीं करूँगी तुम्हारे साथ, ये सब जो तुम ब्रांडेड पहने हुए हो सब नकली है, मुझसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यहाँ पे तो वो लड़के के होश उड़ जाते, किसे कैसे पता चला, और कहती है भला इसी में है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरी वैल्यू क्या है ये शायद तुम्हें नहीं पता। यहाँ पे ली ये सब चीज़ सुन रहा होता है और ली भी अपने पास्ट को सोच के काफ़ी गुस्सा करता है। तभी यहाँ पे ब्लैक चमचमाती गाड़ी आती है जो कि जेन्यू का असिस्टेंट होता है और उसका कज़न भी है, जो उसको कहता है चलो कार के अंदर बैठो, पता नहीं इतना पीती क्यों हो जब तुम्हें बचता ही नहीं है तो। एंड देन यहाँ पे ली भी उसका कार का पीछा करता है। यहाँ पे देखता है जू के आके उसकी गाड़ी का पीछा कौन कर रहा है। वो देखता है तो उसे नहीं पता, लेकिन उसे ये पता था पीछा तो उसकी गाड़ी का हो रहा। वो स्पीड कार को भगाता है, लेकिन ली भी कम नहीं था और ली भी उसके कार के आगे जैसे ही आता है तो जेन्यू नशे के हाल में जल्दी से उठती है और कहती है गाड़ी देख के चलो। तो सामने ली होता है। जेन्यू उतरती है और देखती है और कहती है अरे तुम। तभी यहाँ पे जेन्यू का हाथ पकड़ता ली, लेकिन जू कहता है हाथ छोड़ो इसका। यहाँ पे ली कहता है तुम इस तरीके के लड़के पसंद है, मुझे नहीं पता था तुम्हारा इतना बैड टेस्ट हो। जेन्यू कहती है मेरा हाथ छोड़ो, और वो जू को कहती तुम जाओ, मैं इससे कुछ बातें करती हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी। यहाँ पे जू बोलता हाँ मैं वेट करूँगा। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जेन्यू बोलती है बोलो क्या बात है, काफ़ी दिनों के बाद हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। ली कहता है तुम तो बहुत रिच फैमिली से हो, फिर तुम रोज़ लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करती हो क्यों? चलो मैं तुम्हें $20 मिलियन दूंगा और मैं वो रिटर्न भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बहुत ही अच्छी सर्विस करनी होगी। जेन्यू फ्लैशबैक में सोचती है जब वो आई थी एक मीटिंग में जहां वो मैनेजर को दिखाती है फाइल
लेकिन यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के जगह में वो मैनेजर चेन्यू को साथ मिसबिहेव करता है। यह चेन्यू को अच्छा नहीं लगता और वो बोलती है 1 नंबर के तुम घटिया इंसान हो, जहाँ वो मैनेजर से नौकरी से निकाल देता है डील होने से पहले ही। बेचारी चेन्यू वॉशरूम में जाके काफ़ी रोती है कि अब वो अमीर आदमी नहीं है। जब से बैंक करप्ट हुआ, उसके मॉम डैड की डेथ हुई, तब से वो बहुत ज़्यादा अकेली हो गई है। यहाँ पे ली कहता है चलो मैं $500 मिलियन दूंगा, अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारा तो काम ही है। लेकिन यहाँ पे थप्पड़ जड़ती है चेन्यू और कहती है लगता है तुम्हें काफ़ी दिनों से कोई लड़की नहीं मिली, इस वजह से तुम जो ये टेक्निक कर रही है बहुत पुराना हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कभी नहीं करने वाली। यहाँ पे ली कहता है दफ़ा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ। चेन्यू ली को देखती है और कहती है मैं डिज़र्व भी करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने ली को काफ़ी हर्ट किया है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ली काफ़ी गुस्सा करता है कि चेन्यू आखिर ऐसा क्यों कर रही है। वो सबके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी है, लेकिन वो मेरे साथ ही नहीं, जबकि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। वो फ़ोन करता है फ्रेंड को और कहता है चेन्यू के पास्ट के बारे में पता करने। यहाँ पे चेन्यू आती है ठीक ठाक होके। यहाँ पे एक छोटा बच्चा को दिखाया जाएगा जो कि मॉम पुकारता है चेन्यू को, यानी कि चेन्यू के पास एक क्यूट सा बोबो बेटा भी है। यहाँ पे पास्ट में देखने को मिलेगा जहाँ पे डॉक्टर कहता है तुम ऐसे क्यों हो, पता है ऐसे रहोगी तो तुम्हारे बच्चे पे असर होगा, तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ पे चेन्यू को पता चलता है कि नाइट स्पेंड होने के बाद से वो प्रेग्नेंट थी ली के बेबी की। यहाँ पे बोबो बहुत ही क्यूट बच्चा है। वो अपनी माँ का काफ़ी केयर करता है और कहता है मामा मैंने कितनी बार बोला है ड्रिंक मत करके आया करो, रात में मिल्क पीने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग भी बनना है, पर आप हो ना टेंशन लेके पाली भी हो। अरे आपका छोटा सा बेटा है ना, मैं अभी मिल्क लाता हूँ। जैसे ही वो दूध लेके आता है तो यहाँ पे चेन्यू सो जाती है, साथ में फ़ोटो भी होते हैं। यहाँ पे बोबो वो फ़ोटो को देखता है और कहता है ओह ये हमारे डैड है, तभी तो मॉम इसको गले से लगा के सोई हुई है। डोंट वरी मामा, बोबो तो टेंशन की फिक्र नहीं करने का। एंड देन सेंग्यू को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करता है ताकि उसकी मॉम बहुत यंग लगे और बहुत ब्यूटीफुल लगे, जिससे उसकी मॉम की शादी हो सके उसके डैड से। शिफ्ट होती है ली के पास। उसका फ्रेंड बताता है कि वो एक बच्चे से काफ़ी क्लोज है और 5 साल पहले उसकी फैमिली का बैंक करप्ट हो गया था, इसके अलावा और कुछ भी पता नहीं है। जहाँ सोचता है ली कि बैंक करप्ट कैसे हुआ और वो बच्चा कौन। दूसरे सीन में चेन्यू एक्स कंपनी के पास आती है जहाँ वो उसके मैनेजर उसका वेलकम करते हैं चेन्यू का और कहते हैं नाइस टू मीट यू मैम, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, तो बस प्रेसिडेंट हमारे आने वाले, थोड़ा सा वेट कर ले। और हाँ मैं एक चीज़ बोल दूँ आपको कि मेरे जो प्रेसिडेंट है उनके क्लोज कोई नहीं जाता है क्योंकि उनकी जो फियांसे है सुई, बस वही जा सकती है, प्लीज़ उनसे दूर रहिएगा। चेन्यू कहती है डोंट वरी, मैं आपके प्रेसिडेंट से बहुत दूर रहूँगी। और यहाँ सब लोग वेलकम करते हैं न्यू सेल्स डायरेक्टर का जो कि चेन्यू हो। तभी यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट लिया आता है और यहाँ पता चलता है चेन्यू की ये कोई और नहीं, यही प्रेसिडेंट है एक्स कंपनी का, तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। ली कहता है ये कौन है, जहाँ उसका मैनेजर कहता है बॉस ये सेल्स डायरेक्टर है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो कहता है ठीक है इसे रिज्यूम के साथ मेरे ऑफिस में भेजो। और ली कहता है यहाँ क्या लेने आई हो मुझसे। चेन्यू को मैनेजर की बात याद आती है कि ऑलरेडी ली की फियांसे है, ली से जितनी दूरी बनी रहेगी उतनी अच्छी होगी, नहीं तो फीलिंग्स अगर जा गई तो बहुत मुश्किल होगी। तभी यहाँ पे कहती है मैंने सुना तुम काफ़ी अमीर आदमी बन गए हो। ली कहता है अच्छा तो तुम्हें नाइट स्पेंड करने वाला ऑफर ठुकरा के अब मेरे बैंक बैलेंस पे पड़ी हो, क्यों सही कह रहा हूँ ना। चेन्यू से कुछ नहीं बोलती है। तभी पास में सोचती है कि ली वेट करता है स्कूल के बाहर, जहाँ कहती है कि तुम्हें अभी तक वेट करे, तुम्हें चले जाना चाहिए। यहाँ पे कहता नहीं मैं तुम्हारा वेट करूँगा, मैं जब तक रहूँगा मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम्हें छोड़ के बिना कभी नहीं जा सकता। चेन्यू खुश होती है। तभी यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जहाँ चेन्यू कहती है चलो तुम मुझे सेलेक्ट करो या ना करो, मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। ली कुछ बोलने वाला भी होता है लेकिन वो रुक जाता है। दूसरी तरफ चेन्यू रो के जाती है और उसकी बॉडी काफ़ी शेकिंग करती है, जहाँ जू कहता है क्या वो सिस्टर, लेकिन यहाँ पे चेन्यू से पुश करके टेरेस पे सीधा दौड़ जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट आती है ली की और कहती है कि चेन्यू मैम की काफ़ी तबीयत खराब हो गया है, वो सीधा टेरेस पे गई है, जल्दी से प्लीज़ चलें आप बॉस। दूसरी तरफ यहाँ पे बोबो और मिस्टर हु को दिखाया जाएगा जो अपनी मॉम की फर्स्ट डे ऑफिस के लिए सरप्राइज़ देने के लिए आया हुआ होता है, जहाँ बोबो कहता है अंकल
मॉम हैप्पी होंगी ना। तभी यहाँ पे फ़ोन आता है उसके भाई जू का और कहता है जेन्यू की तबीयत ख़राब है। दूसरी तरफ जेन्यू की काफ़ी बॉडी शेकिंग करती है तो वो स्मोक निकालती है पीने के लिए, लेकिन उसके पास लाइटर नहीं होता। वो पागलों की तरह रिएक्ट करती है, लेकिन तभी लाइटर कोई देता है और यहाँ पे जब वो उसे देखती है तो यहाँ पे मिस्टर हु होता है। बोबो सोच रहा होता है कि अभी 3 साल से मुझे कोई भी बीमारी नहीं हुई है, शुक्र है ऊपर वाले का। दूसरी तरफ जेन्यू कहती है तुम यहाँ पे। हु कहता है ये लो मेडिसिन खाओ। जैसे ही वो खाती है तो खुद को रिलैक्स फील करती है। हु कहता है मुझे पता है तुम्हारी इस बीमारी से, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। एंड देन पीछे से ली देख लेता और उसे बहुत ज़्यादा बड़ी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ली कहता है अच्छा तुम मुझसे ही पूछ रही हो, और कितने पैसों के लिए तुम क्या करोगी, किस हद तक गिरोगी, कितने लड़कों को एक्सचेंज करोगी कपड़ों की तरह। हु काफ़ी गुस्सा करता है कि वो जेन्यू का से ना बोले। यहाँ पे ली कहता है तू होता कौन ऐसे बोलने के लिए, मुझे इसके साथ काम करना है। यहाँ पे जेन्यू हु को जाने बोलती है। जो गिफ्ट होता है बोबो ने दिया होता है तो ली उसे फेंक देता है और कहता है तुम्हें पैसे इतनी ज़रूरी क्यों है। जहाँ पास्ट में जेन्यू अपने बच्चे को लेकर दौड़ती है जो कि उसको काफ़ी बड़ी बीमारी थी, उसकी लंग्स प्रॉब्लम की, जहाँ पे उसके पैसे के लिए कमी हो रही थी, तो हु उस बच्चे को बचाता है। इस वजह से जेन्यू पैसे इतना कमाना चाहती है कि उसके बेटे को जो बीमारी थी वो इन एनी सिचुएशन ख़त्म कर पाए। दूसरी तरफ बोबो जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ता है और टेडी बियर फेंक के ली को मारता है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई कि उसकी मॉम को इतना बुली करने की, इतना टॉर्चर करने के लिए। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे ली कहता है क्या कहा तुमने, मॉम, ये तुम्हारी मॉम है। बोबो कहता हाँ ये मेरी मॉम है, और खबरदार अगर मेरी मॉम के साथ मिसबिहेव किया तो याद रखना। ली भी बोबो को बोलता बस बहुत हुआ, छोटे तो हो पर दिमाग काफ़ी चलता है। तभी वो उसे देखता है करीब से तो कहता ओह ये तो मेरे डैडा ही है, मम्मी मुझे बचाओ, ये मार देगा इंसान मुझे। तभी यहाँ पे जेन्यू आती है और कहती है कोई छोटे बच्चे के साथ ऐसा करता है। ली कहता है ये बच्चा किसका है मुझे बताओ। जहाँ कहती है तुम कोई गलत फैमिली में रहना मत, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है क्योंकि ये अभी 5 साल का। बोबो बोलता मामा ने क्यों झूठ बोला, मैं तो 6 साल का हूँ। वो बच्चे को लेकर चली जाती है। तभी ली फ़ोन करके बोलता है उस बच्चे के बारे में पता करो, क्योंकि उसे डाउट था कि वो बच्चा उसका है। दूसरी तरफ जेन्यू बोबो को कहती है तुम यहाँ क्यों आए बेटा, मुझे माफ़ करना। बोबो कहता डोंट वरी मामा, मैं तुम्हें समझता हूँ और तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वो उसके लिए गिफ्ट लाया था नेकलेस। तो यहाँ पे जेन्यू देखे काफ़ी खुश होती है, लेकिन कहती है बेटा ये काफ़ी एक्सपेंसिव है ना। बोबो मेरी मम्मा इतनी क्यूट हो और मैंने सारे पैसे कलेक्ट करके जो तुम्हें दिए हैं। यहाँ पे सीसी की एंट्री होती है, ली की जो फियांसे है होने वाली, वो नेकलेस, और कहती है हाँ ये नेकलेस तुम्हारे पास कैसे है इतना एक्सपेंसिव। जहाँ पास में देखने को मिलेगा सीसी जो है एक लड़की को काफ़ी बुली करती है कि तुसने मेरा इतना महंगा ड्रेस बर्बाद कर दिया, तो वो उसे मारने वाली होती है तो जेन्यू उसे प्रोटेक्ट करती है। सीसी काफ़ी लालची थी, वो पैसों पे गिरती थी। जेन्यू कहती है दूर रहना, और हाँ अपने ये नखरे ना किसी और को दिखाना। किसी गरीब के साथ बुली करने से पहले मेरे साथ करो ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगी, हिम्मत है तो दोबारा किसी गरीब को से बुली मत करना। ये सब सीसी को बहुत ही अच्छे से याद था और जेन्यू को भी। तो यहाँ पे वो बोलती है कि ये दो, ये मेरा है, लेकिन सीसी कहती है मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा है, कहीं ये ली ने तो नहीं दिया। जेन्यू कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सीन शिफ्ट होती है ली की तरफ, जहाँ ली काफ़ी परेशान था और कहता मैंने कहा ना मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। तभी यहाँ पे ली जैसे ही पलटता है तो देखता है कि यहाँ बोबो है। तो यहाँ बोबो कहता है मैं ये बताने आया हूँ मेरी मामा को तुम्हारी फियांसे परेशान कर रही है, उसे रोको। दूसरी तरफ सीसी कहती है मैं मान ही नहीं सकती है कि ये तुम्हें तुम्हारा बेटा देगा। यहाँ पे जेन्यू कहती है प्लीज़ वो नेकलेस मुझे दो, लेकिन यहाँ पे सीसी वो नेकलेस फेंक देती है। जहाँ जेन्यू खिड़की के बाहर जाती है उसे बचाने के लिए, पर कोई फ़ायदा नहीं। जेन्यू काफ़ी रोती है, लेकिन यहाँ पे ली उसे बचाता और कहता अगर तुम्हें अभी कुछ हो जाता तो। सीसी कहती है ये रहा उसका नेकलेस, और तुम ली फियांसे मेरे हो, तुमने इससे बचाया। यहाँ पे ली कहता मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मेरे ऑफिस बिन बुलाए तुम नहीं आओगी, चलो जाओ यहाँ से घर, मैं आकर तुमसे बात करता हूँ। यहाँ पे बोलता है जेन्यू को आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। उसके नेकलेस को भी तोड़ देता है। जेन्यू कहते मुझे मेरा नेकलेस वापस करो।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ली कहता आखिर क्यों नहीं करनी, वो बच्चा किसका है? जेन्यू कहती है कान खोल के सुन लो, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है और मैं भी तुम्हारी नहीं हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे सीसी बात करना चाहती है बोबो से, तो बोबो कहता है यू आंटी आपका माउथ कितना बैड स्मेल कर रहा है, जहाँ सीसी को काफ़ी गुस्सा होता है और वो मारने लगती है, लेकिन यहाँ पे एक असिस्टेंट बच्चे को बचाती है। दूसरी तरफ जेन्यू कहती है कि अपनी फियांसे को संभालो, इतना करके वो टूटा हुआ नेकलेस लेके चली जाती है। जहाँ ली काफ़ी गुस्सा करती है इसी के ऊपर। साथ में सीसी लेके आई हुई होती है ग्रैंडपा को, जहाँ बताते हैं मुझे सब पता चला आज ऑफिस के बारे में। यहाँ पे ली कहता है मुझे बार बार एक चीज़ बताने की आदत नहीं है, मुझे इससे शादी नहीं करनी। जहाँ उसके ग्रैंडपा कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम्हारे भाई जो चल नहीं सकता है, जिस वजह से तुम्हारी माँ ने प्रॉमिस किया था सीसी की माँ से, बस इस वजह से तुम इस मैरिज में बंधे। ली कहता है हाँ तो ये भाई के लिए था ना कि मेरे लिए, वो चल नहीं सकते, इसमें मेरी क्या गलती? आप ये कान खोल के दादाजी मेरी बात सुन ले, मैं इससे शादी कभी नहीं करूँगा। ग्रैंडपा को लगता है कि अब सीधा जेन्यू को ही मनाना पड़ेगा। वो उसके दरवाजे के पास नॉक नॉक करता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ तो शॉक्ड हो जाता है बोबो को देख के। बोबो तो हूबहू उनके ग्रैंडसन यानी ली की तरह दिख रहा था। तभी यहाँ पे पूछता कि मम्मी कहाँ है, तो यहाँ पे कहता मम्मी तो काम पे गई। वो घर आता है तो यहाँ पे फोटो देखता है, समझ जाता है कि ये ली का ही बेबी है। दोनों ग्रैंडपा और यहाँ पे ग्रैंडसन काफ़ी मस्ती करते हैं और यहाँ पे कहते हैं मम्मा को मत बताना कि मैं यहाँ आया था, ठीक है? वो बोलता है जी दादाजी मैं समझ गया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, ये हम दोनों के बीच की सीक्रेट है। दादाजी काफ़ी खुश होते हैं कि बच्चा काफ़ी समझदार है। तभी यहाँ पे जेन्यू को कॉल आता है, एक अर्जेंट मीटिंग है जहाँ पे एक साइन करवाना होता है दूसरे कंपनी के मैनेजर से। यहाँ पे वो जाने लगती है तो ली कहता है अकेले इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? जेन्यू कहती है तुम्हें क्या मतलब है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, बस उसके सिलसिले में काम करने जा रही हूँ। वो जाती है उस मैनेजर से मिलती है। यहाँ पे वो मैनेजर देखता है जेन्यू को तो उसका दिल स्लिप करता है और यहाँ पे उसके साथ फ्लर्टिंग करता है। जेन्यू जैसे ही देती है पेन तो यहाँ पे वो गंदे तरीके से टच करता है हाथ। ली भी उसका पीछा करते हुआ जाता है जहाँ ये सब देख लेता है और ली उस आदमी को काफ़ी बुली करता है, बहुत ही बुरे तरीके से मारता भी है। यहाँ पे जेन्यू को गुस्सा आता है। जेन्यू भी ली को एक थप्पड़ जड़ देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे काम को इस तरीके से इस बीच में आओगे। यहाँ पे सारा चीज़ बहुत क्रिटिकल हो गया था। मैनेजर कहता है प्लीज़ माफ़ कर दे, मेरी ये सब गलती थी, और इतना करके वहाँ से चला जाता है। ली कहते ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। यहाँ पे ली का दोस्त भी आता, ओह नो यहाँ तो रायता बहुत ज़्यादा फैल गया है। यहाँ पे बोलती है कि देखो मेरी बात सुनो, मेरे और तुम्हारे बीच अब कुछ भी नहीं है, तो तुम प्लीज़ ये सब चीज़ मेरे लिए करना बंद करो। आई बात समझ में? मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, वो 5 साल पहले ही ख़त्म हो चुका था। इसी के साथ फ्रेंड ये मूवी यहीं पे एंड होती है। अगर इसके वर्जन 2 आते हैं तो ज़रूर मैं एक्सप्लेन करूँ।